हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम एमपी टेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 2022 9 मार्च 2022 का पेपर है। 9 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक जरूर देखना है। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मानव जनित है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है भाप, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मीथेन कहाँ से निकलती है दोस्तों? मीथेन निकलती है धान के खेत से। धान के खेत से निकलती है मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से, जुगाली करने वाले पशु, मीथेन निकलती है, यहाँ से भी मीथेन प्राप्त होती है हमें। और दलदल वाले स्थान से, कहाँ से? तो दलदल वाले स्थान से भी मीथेन प्राप्त होती है। दलदल वाले स्थान याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि मीथेन कहाँ से? तो धान के खेत से, जुगाली करने वाले पशु से, दलदल वाले स्थान से, कहीं से भी आपको प्रश्न बना के दे सकता है। अब हंसने वाली गैस कौन सी होती है, जल्दी से बताइएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? तो इसे बोलते हैं हंसने वाली गैस। कौन सी? हंसने वाली गैस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो जल्दी से बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? वातावरण की वृद्धि, वातावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि, वातावरण की ऑक्सीजन की कमी, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, और वातावरण की CO2 में कमी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? वृद्धि। यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, इसकी वृद्धि होगी तो क्या होगा? इसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? तो जल्दी से बताइएगा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आता है मुंबई के बारे में यदि पूछता है तो मुंबई को क्या बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का शहर। क्या बोलते हैं? 7 टापुओं का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? टापुओं का शहर। बात होती है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। अब प्रश्न आता है सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो नदी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना है। कौन सी है? यमुना है। तो इसकी लंबाई कितनी है? यदि लंबाई प्रश्न बनता है यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो यमुना नदी की लंबाई है 1370 किलोमीटर। यदि प्रश्न आता है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? याद रखेंगे, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। सबसे प्रदूषित नदी की बात करता है तो यमुना हो गई, और सबसे प्रदूषित शहर की बात करेगा तो दिल्ली हो गया। मुंबई को क्या बोलते हैं? 7 टापुओं का शहर बोलते हैं। और कोलकाता के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कोलकाता के बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। कोलकाता में कौन सी पूजा प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा कोलकाता की प्रसिद्ध है।
देखो यहाँ पर हुगली नदी के किनारे पे बसा है। ये किसकी नदी के किनारे पे बसा है? कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे पर। किसकी नदी है? कौन सी नदी है यहाँ पे? हुगली, हुगली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है, याद रखेंगे, हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पुल कौन सा है? हावड़ा का पुल सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा पुल? हावड़ा। हावड़ा का पुल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? ये प्रश्न भी आ सकता है। हावड़ा का पुल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो रविंद्र सेतु कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रविंद्र सेतु, याद रखेंगे, रविंद्र सेतु हावड़ा का नाम है। जो हावड़ा का पुल है हुगली नदी के ऊपर बना है। किस नदी के ऊपर बना है? हुगली, हुगली नदी के ऊपर बना है। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके रविंद्र सेतु रख दिया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। मुख्यतः अधिकतर सभी जीवों का अनुकूलतम तापमान कितना श्रेणी में होता है? अनुकूलतम, अधिकतम, अनुकूलतम तापमान निम्नलिखित श्रेणी में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है 0 से 20 डिग्री, 0 से 10 डिग्री। ऑप्शन सी है 30 से 40 डिग्री। ऑप्शन डी है 0 से 50 डिग्री। तो मुख्यतः अधिकतर जीवों का अनुकूलित तापमान क्या होता है? अनुकूलतम तापमान होता है 0 से 50 डिग्री। कितना होता है? 0 से 50 डिग्री। कुछ जीव होते हैं जो सर्दी माने 0 डिग्री के तापमान में भी रह सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 50 डिग्री के तापमान में भी रह सकते हैं। तो 0 से 50 डिग्री का होता है। प्रश्न आता है मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जल्दी से बताइएगा। मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? सामान्य ताप कितना होता है? तो सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। यदि डिग्री में पूछता है तो कितना होता है? तो डिग्री में कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। यदि डिग्री की बात करता है तो डिग्री में होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 0 से 50 डिग्री होता है सामान्य। मुख्यतर जीवों का अनुकूलतम तापमान होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री के तापमान में भी रह सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अधिकतम 50 डिग्री के तापमान को भी सह सकते हैं। और मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। शिक्षक अपने कुछ छात्रों को असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है, तो शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? तो कैसे पढ़ाएंगे? यदि आपकी कक्षा में मान लो कुछ छात्र असाधारण हैं और कुछ छात्र कैसे हैं? उज्ज्वल हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाओगे? जल्दी से बताइएगा। क्या उच्च कक्षाओं के साथ पढ़ाओगे? ऑप्शन बी है समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। ऑप्शन सी है उनकी इच्छा के अनुसार। ऑप्शन डी है बाकी कक्षा के साथ। तो हम उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके उन्हें पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? बी। देखो, असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है। ठीक है। तो समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बीच बीच में पेडागोजी के प्रश्न भी आएंगे इसमें, तो हम सब तरह के प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। दिया निम्न में से कौन प्रेरित शिक्षक का संकेत है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रेरित शिक्षक का संकेत है? ऑप्शन ए है कक्षा में छात्रों की अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन बी है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है कक्षा में पूर्ण शांति। ऑप्शन डी है गृह कार्य की पूर्ति। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन प्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रेरित, जब छात्र प्रश्न पूछेंगे तो अंदर से क्या होंगे? मोटिवेशन होंगे। क्या होंगे? मोटिवेट रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों?
तो मोटिवेट टीचिंग की बात कर रहा है। तो मोटिवेट टीचिंग में छात्र क्या होंगे, यदि छात्र प्रश्न पूछते हैं तो है मोटिवेट टीचिंग हो जाएगा, यानी प्रेरित शिक्षण हो जाएगा। कौन सा शिक्षण हो जाएगा, प्रेरित शिक्षण हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में स्केप फोल्डिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक ईवीएस की कक्षा में स्केप फोल्डिंग उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जहां शिक्षक ऑप्शन ए छात्रों को बार बार अभ्यास करने को कहें, ऑप्शन बी अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करें, ऑप्शन सी है सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देता है, ऑप्शन डी है समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ईवीएस की कक्षा में स्केप फोल्डिंग की बात कर रहा है। किसकी, स्केप फोल्डिंग, यानी एक सहायता होती है। स्केप फोल्डिंग क्या होती है, एक सहायता प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थी को अस्थायी क्या देते हैं, सहायता। देखो इसमें सहायता दे रखा है तो याद रखेंगे स्थायी कैसी है, अस्थायी सहायता देना क्या कहलाता है, स्केप फोल्डिंग कहलाता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। जैसलमेर का किला कितना पुराना है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी टूटने फूटने की अवस्था में। इसके कई खूबसूरत महल ढहने की कगार पर हैं। क्या है, ढहने यानी गिरने की कगार पर हैं। पर्यटकों को आगमन ने इन विरासत भवनों पर प्रकाश डाला है। पर्यटक जो लोग हैं, देखने वाले दर्शक लोग हैं जो यहाँ आते हैं, उन्होंने विरासत भवनों पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। जिससे क्या हुआ है, जिससे इनटेक द्वारा एक प्रमुख संरक्षण पहल की गई है। तो कब की गई है इनटेक के द्वारा, तो ऑप्शन ए है 1000 वर्ष, ऑप्शन बी है 550 साल, ऑप्शन सी है 850 साल, ऑप्शन डी है 650 साल। देखो जी जैसलमेर का किला कितना पुराना है इसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसलमेर का किला कितना पुराना है, तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह 850 साल पुराना है। कितना पुराना है, 850 साल पुराना है। इसकी देख रेख कौन कर रहा है, ये कर रहा है INTACH, इसे बोलते हैं इनटेक। क्या बोलते हैं, इनटेक, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत, जिसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत। याद रखेंगे विरासत। तो भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत इसकी क्या करता है, विरासत जो है जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करता है। क्या करता है, जागरूकता करता है और इसे संरक्षण देने की, बढ़ावा करने को उद्देश्य से है। क्या कंपनी है, कौन सी है, INTACH, यानी इनटेक जो कंपनी है वो 1900 कब बनी थी, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। 1984 में कब की गई थी, 1984 में। कहाँ, नई दिल्ली में की गई थी। याद रखेंगे, नई दिल्ली में। याद रखेंगे 1984 में कब की गई, तो 1984 में की गई थी। कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में। इसका पूरा फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। याद रखेंगे इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। याद रखेंगे 1984 में नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी, नई दिल्ली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसका कार्य क्या है, विरासत जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्या है, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 850 वर्ष पुराना यह किला है। कितने वर्ष पुराना किला है, तो 850 वर्ष पुराना किला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो
तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए है प्रकृति की, देवी की, इंद्र की या पशुपतिनाथ की। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र की पूजा नहीं करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, देवी की भी पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार्च में दक्कन के पठार पर दर्ज किया गया उच्चतम तापमान लगभग है। दोस्तों, मार्च में दक्कन के पठार पर दर्ज किया गया उच्चतम तापमान लगभग है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी है 45 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन सी है 20 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन डी है 38 डिग्री सेल्सियस है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है। मार्च में दक्कन के पठार पर दर्ज किया गया उच्चतम तापमान कितना था? तो 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। भारत किस देश के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत किस देश के बाद गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? दूसरा। कौन से नंबर का? तो दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन ए है ब्राजील है, ऑप्शन बी है चीन है, ऑप्शन सी है जापान है, ऑप्शन डी है अमेरिका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। देखो, भारत किस देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ब्राजील प्रथम पे है। ब्राजील किस में? गन्ने के उत्पादन में पूछ रहा है तो ब्राजील। ठीक है, चलते हैं आगे, इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने गूगल से ले रखा है। देखो, बाजरा भारत प्रथम है और नाइजीरिया द्वितीय है। चावल में चीन है सबसे प्रथम पर और सेकंड पर कौन आता है? भारत आता है। गेहूं में भी चीन है, सेकंड पे कौन आता है? भारत आता है। मक्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को अच्छे से याद करना है। तो मक्का में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सेकंड नंबर पे चाइना है। ठीक है, चीन है। जो में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है और सेकंड किसका है? कनाडा का है। राई में प्रथम स्थान किसका है? रूस का है और सेकंड पर कौन है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जर्मनी है। ठीक है, चारा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है और द्वितीय कौन सा है? तो द्वितीय भारत हो जाएगा। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें कोई भी गलती नहीं करना है, सब अच्छे से याद करते हुए पढ़ाई करना है। यदि आप एमपी टेट वर्ग 3 में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको डेली 1 या 2 क्लास देता हूं, उन्हें अच्छे से देखें और अपना तैयारी को आगे बढ़ाएं और बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बाजरा में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है, याद रखेंगे। सेकंड नाइजीरिया, चावल में चीन है, भारत हो गया। गेहूं में चाइना, सेकंड भारत है। मक्का में क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड चीन है। जौ में भारत है जौ में। बाजरा में प्रथम स्थान रखता है और जौ में प्रथम स्थान रखता है, याद रखेंगे। चाइना चावल और गेहूं दोनों में प्रथम स्थान रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अच्छे से इस टेबल को याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक गतिविधियों में नियामक के रूप में कार्य करता है? तो शारीरिक गतिविधियों के रूप में नियामक के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज पदार्थ है। दोस्तों, यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, तो एनसीईआरटी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से शारीरिक गतिविधियों के नियम के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। खनिज पदार्थ होते हैं जो शारीरिक गतिविधियों में नियामक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग कितना पाया जाता है? 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ भी बीच में से कुछ भी दे सकता है, 42% दे सकता है, 45% दे सकता है, तो 40 से 45 आपको याद रखना है। बसा है, जैसे दूध है, दूध में क्या पाया जाता है? बसा की मात्रा होती है काफ़ी अच्छी। मूंगफली है, पनीर है, पनीर है, इन सब में क्या पाया जाता है?
वसा, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे सब में वसा की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे आलू है, चावल है, आलू, चावल, मोटे अनाज, जितने भी अनाज होते हैं हमारे सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और खनिज पदार्थ की बात करते हैं तो खनिज पदार्थ किसमें पाया जाता है, जैसे पालक हो गया तुम्हारा, पालक, हरी सब्जियां, पालक हरी सब्जियां, इन सब में क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो याद रखना है खनिज पदार्थ किसमें पाए जाते हैं, तो पालक हो गया, हरी सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां याद रखेंगे, हरी सब्जियां, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, लैक्टोज है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज है। क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो दूध में कौन से बैक्टीरिया के पाए जाने से उसका जो स्वाद होता है खट्टा हो जाता है, तो किस बैक्टीरिया के पाए जाने से दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस याद रखेंगे। इसके कारण इसका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, जिसके दूध में होने की वजह से दूध का स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। कौन सा विटामिन आंखों व त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो हम बताना है कि कौन सा विटामिन है जो आंखों व त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, जैसे गाजर हो गया हमारा, गाजर, ठीक है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों के लिए कैसा है, काफ़ी मददगार होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क ISDN को किस वर्ष चालू किया गया, तो जल्दी से बताइएगा इसे किस वर्ष से चालू किया गया। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इसे कब चालू किया गया, तो इसे कब चालू किया गया था, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन सी 2008 में। कब चालू किया गया, 2008 में। ISDN इसे कब चालू किया गया, तो 2008 में चालू किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार 2DPA वन बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है, जल्दी से बताइएगा किस में किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल स्मार्टफोन को कोड करने के लिए, केवल ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स को कोड करने के लिए, स्मार्टफोन ऑटोमोबाइल पार्ट्स को कोड करने के लिए, डी है पौधा उगाने के लिए। तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार 2DPA बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्टफोन और ऑटोमोटिव पार्ट्स को कोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक बहुलक है, इसका नाम है 2DPA वन बहुलक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। निम्न में से किस उपग्रह ने ग्रह कौन सा है, GJ367b की पहचान करने में मदद की। कौन सा है, GJ367b की पहचान करने में मदद की, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है। ऑप्शन बी है न्यू एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट, ऑप्शन सी है डबल एस्टेरॉयड रेडिएशन सैटेलाइट, ऑप्शन डी है क्यूरोसिटी सैटेलाइट। तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट,
ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्पेस साइंस से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा द्वारा शुक्र के खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा द्वारा खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया? तो ऑप्शन ए है दिवांशी, ऑप्शन ए है दा विंची प्लस गिवांची प्लस वरेंची प्लस और दिवेंची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दा विंची। कौन सा हो जाएगा? दा विंची। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो नासा ने नासा ने भेजा था इसे। किसने भेजा था? तो नासा ने इसे 2 जून 2021 को डिस्कवरी का हिस्सा बनाने के लिए चुना। किसका हिस्सा बनाने के लिए? जो खोए हुए आवास का यानी डिस्कवरी यानी खोजने के लिए इसका हिस्सा बनाने के लिए किसने चुना इसे? नासा ने। कब चुना इसे? तो 2 जून, याद रखेंगे 2 जून 2021 को नासा ने इसे डिस्कवरी का हिस्सा बनाने के लिए, किसका हिस्सा? डिस्कवरी। तो डिस्कवरी का हिस्सा बनाने के लिए इसे चुना, जो शुक्र का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा दोस्तों? तो यह शुक्र का अध्ययन करेगा। किसका? शुक्र का अध्ययन करेगा। इसका नाम क्या है? तो दा विंची है। क्या है? दा विंची। याद रखेंगे नासा ने कब इसे अपना हिस्सा बनाया? तो 2 जून 2021 को डिस्कवरी का अपना हिस्सा बनाया। ये क्या कार्य करेगा? यह क्या कार्य करेगा? तो यह कार्य करेगा, इसका काम क्या है? देखो नासा द्वारा शुक्र को खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया। कब चुना गया था इसे? तो 2 जून 2021 को इसे डिस्कवरी के हिस्से के लिए चुना गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक साधन, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक विलायक, ऑप्शन सी है जादुई विलायक, ऑप्शन डी है जादुई साधन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक विलायक के रूप में भी जल को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैविक खेती के निर्देशक कौन हैं? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय जैविक खेती के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर गणेश शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर कृष्ण बिहारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर प्रियंका प्रधान, ऑप्शन सी है श्री रविंद्र कुमार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर गणेश शर्मा। क्या हो जाएगा? गणेश शर्मा। याद रखेंगे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर गणेश शर्मा है। कौन है? डॉक्टर गणेश शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए किसानों को खेतों में डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है किसानों को खेतों में? तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है खाद, ऑप्शन बीज और पानी दोनों। तो मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए किसानों को खेत में खाद डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? खाद यानी उर्वरक डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों? तो खाद उर्वरक डालते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 82। IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसने जीता? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है KL राहुल, ऑप्शन सी है ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन डी है क्विंटन डी कॉक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दमली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दमली किसका है? दमली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? तो दमली किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में क्या है? नाटी लोक नृत्य कौन सा है? नाटी और कुल्लू। याद रखेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? चरकुला और कथक, ये लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों। कजरी भी है। कौन सा है? कजरी है। जम्मू कश्मीर का कौन सा है? राउफ हो गया।
और छत्तीसगढ़ का कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का राउत नाच, राउत नाच छत्तीसगढ़ का राउत नाच है, ददरिया है, कर्मा गीत है, कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का कर्मा गीत, याद रखेंगे कर्मा गीत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। कर्मा गीत कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। जम्मू कश्मीर राउक, उत्तर प्रदेश चरकोला कत्थक, और हिमाचल प्रदेश का क्या है? नाटी और कुल्लू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित शैक्षणिक भ्रमण से पहले छात्रों की जानकारी देने का अर्थ है छात्रों को इसके बारे में बताना। ऑप्शन ए है यात्रा के लिए क्या करें क्या ना करें। ऑप्शन बी है केवल यात्रा के लिए क्या करें, केवल यात्रा के लिए क्या ना करें, छात्रों को घूमने के लिए आज़ाद करें। तो छात्रों को घूमने के लिए आज़ाद कैसे कर सकते हैं? केवल, केवल शब्द है, काट दो। यात्रा के लिए क्या करें और क्या ना करें, जानकारी देना क्या है? अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साइट पर बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अवलोकन और अन्वेषण, ऑप्शन बी है आवेगी निर्णय और जाने देना, निर्णय और जाने देने, तर्क संगत निर्णय और जाने देने, ऑप्शन डी है बेखबर विकल्प और रुकने। तो साइट पर बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर समय दिए जाने की आवश्यकता है अवलोकन और अन्वेषण के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? अवलोकन और अवलोकन और अन्वेषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है? तो जल्दी से बताइएगा। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ताप मंडल है, मध्य मंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। किस में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जो यह मानता है कि प्लेटें अधिक गतिशील, वह सिद्धांत जो है मानता है कि प्लेटें अधिक गतिशील भूप्रभाव मेटल पर चढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप प्लेट्स एक दूसरे के संपर्क में आने से भूपरिपटी क्रस्ट तनाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है आपदा सिद्धांत, ऑप्शन सी है भूकंप का सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्राकृतिक आपदाओं का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह सिद्धांत मानता है प्लेट अधिक गतिशील मेटल पर चढ़ती है। जब एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट चढ़ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? विवर्तनिक सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तनिक सिद्धांत बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यावरण के निर्जीव घटक को संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो जैविक है, अजैविक है, जैविक है, अजैविक है, मूर्त है, बायोटिक है, बायोटेक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्जीव घटक को प्रदर्शित करता है? तो निर्जीव माने अजैविक और जैविक माने सजीव, जैविक माने सजीव और निर्जीव माने होता है अजैविक। कौन सा? सॉरी, देखो जैविक माने होता है सजीव, सजीव, अजैविक माने होता है निर्जीव। कौन सा है? निर्जीव। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। TLM यानी टीचिंग लर्निंग अध्यापन अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए है प्रति बिंदु एक पंक्ति में होनी चाहिए, ऑप्शन बी है पावर पॉइंट प्रोजेक्शन को छोटा रखने कोशिश करें इसलिए हर बात का स्लाइड में होना चाहिए, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक संक्षेप का उपयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है जटिल आकृतियों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन पूछ रहा उचित नहीं है। तो पावर पॉइंट प्रोजेक्शन को छोटा रखने की कोशिश करें। यदि आप प्रोजेक्टर तैयार कर रहे हो, यदि छोटा कर दोगे तो बच्चों को दिखेगा कैसे? फिर वो यदि दिखेगा ही नहीं तो उस स्लाइड से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डैश का तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यापक, ऑप्शन बी है निरंतर, ऑप्शन सी है रचनात्मक, ऑप्शन डी है सम्मेटिव।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, डैश का तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्र में किया जाता है। तो क्या है, व्यापक क्षेत्र में किया जाता है, व्यापक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दबाएं, जिससे मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।